हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बच्चा, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके क्लास 12th इंग्लिश के एग्जाम में जो सेक्शन ए आने वाला है उसके बारे में। अगर आप लोगों ने इंग्लिश का ब्लूप्रिंट देख रखा होगा तो आपको पता होगा कि उस ब्लूप्रिंट में जो आपका सेक्शन ए है उसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक होने वाला है अनसीन पैसेज और दूसरा होने वाला है नोट मेकिंग। तो आज की वीडियो में आपके साथ में अनसीन पैसेज के बारे में डिस्कस करूंगी। नोट मेकिंग के लिए अगली वीडियो आएगी। तो जिन बच्चों को अनसीन पैसेज सॉल्व करने में डिफ़िकल्टी आती है, वो सुनना चाहते हैं कि पैसेज कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या ट्रिक्स हम यूज़ कर सकते हैं ताकि हमारे फुल मार्क्स आए पैसेज में, तो आप वीडियो को आगे तक और एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिन बच्चों को अनसीन पैसेज में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती है बच्चा, आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं और मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कर सकते हैं। तो हम अनसीन पैसेज के बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ बच्चा कि जब भी आप अनसीन पैसेज वाले क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं तो आपको उनमें किस टाइप के क्वेश्चंस दिखाई देते हैं। जैसे टाइप 1 क्वेश्चन आपको ये दिखाई देगा कि एक क्वेश्चन होगा, थ्योरी क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और उसका आंसर आपको पैसेज से ही ढूंढकर बताना है। तो वो आप बड़ी आसानी से कर लेंगे, इसमें ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है, मोस्टली बच्चे से कर लेते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन ये होता है कि आपसे वो पैसेज का सूटेबल टाइटल पूछते हैं। जो भी आपने पैराग्राफ पढ़ा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको एक टाइटल देना है जो उसके ऊपर फिट बैठे। तो ये भी आप में से बहुत सारे बच्चे आराम से कर लेते हैं। और टाइप 3 क्वेश्चन जो आता है वो क्वेश्चन होता है आपका वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड। मतलब पैसेज के अंदर एक फ्रेज या वर्ड यूज़ किया होगा, उसका मीनिंग पूछ लेंगे या उसका ऑपोजिट वर्ड पूछ लेंगे या सिमिलर वर्ड पूछ लेंगे और वहाँ आप फंस जाते हैं। ठीक है, ये मोस्टली बच्चों को डिफ़िकल्ट पार्ट ही लगता है क्योंकि ऑब्वियसली इतनी सारे मीनिंग्स पता होने के लिए आपकी वोकैबुलरी जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। और ज़्यादातर बच्चों की वोकैबुलरी अच्छी नहीं होती है, चाहे वो हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो। इवन मैं भी जब एक स्टूडेंट थी तो मुझे भी इस टाइप के क्वेश्चन करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती थी। और यही ना आप सबसे बड़ी गलती करते हैं कि आप सबसे पहले वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं और पैसेज सॉल्व करने के पहले ही आप घबरा जाते हैं ये सोचकर कि आपको तो पैसेज के 2 क्वेश्चन के आंसर ही नहीं आ रहे, आप गए फुल मार्क्स हाथ से। और फिर घबराहट में आगे भी आपका जो स्टेप होता है वो बहुत अच्छा नहीं जाता है। तो सबसे पहली बात जो हमें ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि हमें उन क्वेश्चंस पे फोकस ही नहीं करना है जिसमें वर्ड बेस्ड क्वेश्चन हो। मतलब वो क्वेश्चन को हमें इग्नोर कर देना है कम्प्लीटली और पहले हम वही क्वेश्चन करेंगे जो हम बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, ताकि एटलीस्ट उन क्वेश्चन में तो मार्क्स ना कटे। हम घबरा जाएंगे, उनको भी गड़बड़ कर देंगे तो कैसे चलेगा। तो बच्चों, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं अनसीन पैसेज के बारे में डिस्कस करना। तो आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल साथ में सॉल्व करूँगी और आपको गाइड करते जाऊँगी कि आपको एग्जाम में जब पैसेज सामने आए तो उसे कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बच्चा, अब आपको स्क्रीन पर एक पैसेज दिखाई दे रहा होगा। ऑब्वियसली अनसीन पैसेज है क्योंकि ये आपने कभी देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है। और इस अनसीन पैसेज को हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। मैं कैसे सॉल्व करती हूँ आपको इस बात पे फोकस रखना है क्योंकि आपको बाकी के प्रैक्टिस अनसीन पैसेजेस भी उसी तरीके से फिर सॉल्व करने हैं और एग्जाम में जो आएगा उसे भी उसी तरीके से ही सॉल्व करने हैं। बट पैसेज सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा मार्किंग स्कीम और टाइप ऑफ क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दे लेते हैं। तो अगर आपने ब्लूप्रिंट चेक नहीं कर रखा है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो आपका पैसेज वाला क्वेश्चन है उसमें आपसे 4 MCQ पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको पैसेज से ढूंढ कर ही देना है। फिर 2 MCQ और पूछे जाएंगे जो वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड होने वाले हैं। यही वो खतरनाक MCQ हैं जिनको हमें इग्नोर करना है। ठीक है, अभी हमने बात की थी इनके बारे में। फिर 2 क्वेश्चन आपसे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में पूछे जाएंगे जिनका आंसर अगेन आपको पैसेज में से ही ढूंढ कर देना है। और फिर 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे जिनका आंसर आपको या तो 1 वर्ड में देना है या 1 सेंटेंस में देना है। ये भी आपको पैसेज में आराम से मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आपका 10 मार्क का जो वेटेज है वो है पैसेज का, जिसमें से सिर्फ 2 वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन ही डिफ़िकल्ट होंगे, बाकी तो आप आराम से ढूंढ लेंगे। तो ये जो पैसेज आपको दिखाई दे रहा है ये मैंने इसी फॉर्मेट के हिसाब से डिज़ाइन किया है। अब बच्चा, एक मैं आपको और बात बता देती हूँ कि अगर आपने मार्केट से परीक्षा बोर्ड खरीद ली होगी या फिर आप इंग्लिश की क्वेश्चन बैंक से प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं पैसेज की, तो आप नोटिस कीजिएगा कि उन्होंने पैसेज में क्वेश्चन को इस फॉर्मेट से दिया ही नहीं है। कौन सा फॉर्मेट? 4 MCQ, 2 MCQ, 2 फिलअप्स और 2 क्वेश्चन आंसर। उन्होंने कुछ अपना ही फॉर्मेट बना के दे दिया है। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी है उनसे, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम में वो फॉर्मेट नहीं आएगा क्वेश्चन में। लेकिन इस फॉर्मेट की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए इसलिए मैं आपको 5 प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे दूंगी जिन्हें मैंने आपके ब्लूप्रिंट के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन किया है। उस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, बट वो PDF जाके
डाउनलोड करने से पहले ये वीडियो आपको पूरी एंड तक देखनी है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आप अनसीन पैसेज कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन में? रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली। बच्चा हमें उनकी बात माननी ही नहीं है, हम तो बिगड़ैल बच्चे हैं, हमें रीड करना ही नहीं है पैसेज केयरफुली। हम सबसे पहले जाकर रीड करेंगे क्वेश्चंस को। ऐसा करने का क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि एक बार आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि आपको आंसर किस चीज़ का ढूंढना है, और उसके बाद आकर आप पैसेज को रीड करेंगे तो आपके सामने कोई देखी हुई पढ़ी हुई फेमिलियर लाइन आएगी तो आप आराम से समझ जाएंगे कि यार यही तो क्वेश्चन में पूछा था, और आप उसे जल्दी ढूंढ लेंगे। पहले हम पैसेज रीड करेंगे, उससे कोई सेंस नहीं बनेगा, बस आपका टाइम ही वेस्ट होगा, और आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है, टाइम कम ना पड़ जाए, पेपर छूट ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए हम सबसे पहले जाकर क्वेश्चन रीड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। आ गए हम क्वेश्चन रीड करने। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाउ डिड महाराणा प्रताप टर्न इनटू एन इमॉर्टल पर्सनैलिटी? क्या कहना चाह रहे हैं वो? महाराणा प्रताप इमॉर्टल पर्सनैलिटी में कैसे बदल गए? अब बच्चा यहाँ पे ना बच्चे अटक जाते हैं। मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती, तो उन्हें कई वर्ड के मीनिंग ही नहीं पता होते हैं जब वो पैसेज रीड करते हैं, और फिर वो घबरा जाते हैं कि हमें तो उसका हिंदी मीनिंग ही नहीं पता है, तो हमें क्या ही पैसेज समझ आएगा और हम क्या ही आंसर कर पाएंगे। तो बच्चा आप लोग उसका हिंदी मीनिंग ढूंढने के पीछे भागिए ही मत। देखिए ऐसा है कि हमें अपनी डेली लाइफ में भी कई चीज़ों के हिंदी मीनिंग्स नहीं पता है, हम उन्हें इंग्लिश वर्ड में ही ऐसे यूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल क्रिकेट, हमें क्रिकेट का हिंदी वर्ड तो नहीं पता ना। आपको पता है क्या? मुझे तो नहीं पता। जिसको पता है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। हमें जिन लोगों को क्रिकेट का हिंदी वर्ड नहीं पता, क्या वो क्रिकेट वर्ड यूज़ ही नहीं करते हैं? क्या वो कुछ और बोलते हैं? नहीं, हम क्रिकेट वर्ड यूज़ करते हैं ना, उसे एज इट इज़ इंग्लिश का इंग्लिश में ही यूज़ कर लेते हैं। तो आपको पैसेज में यही मेंटालिटी रखनी है कि अगर कोई वर्ड आए जो डिफ़िकल्ट हो, जिसका आपको हिंदी मीनिंग ना पता हो, तो आपको घबराना नहीं है। घबराने के बाद ही ना सारे गलत काम शुरू होते हैं। घबरा के ही, नर्वस होके आप पेपर अच्छा नहीं कर पाओगे। तो घबराना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि हमें नहीं पता तो नहीं पता, हम इंग्लिश का इंग्लिश में उसे यूज़ कर लेंगे। तो अगर मान लीजिए किसी बच्चे को इमॉर्टल का मतलब नहीं पता, तो वो इस क्वेश्चन का हिंदी कैसे समझेगा कि महाराणा प्रताप इमॉर्टल पर्सनालिटी में कैसे बदल गए। अब इमॉर्टल पर्सनालिटी का हिंदी मैंने बोला नहीं, फिर भी आपको क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हमें इतना लोड नहीं लेना है, पैसेज को इतना समझने की कोशिश ही नहीं करना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वर द डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ मेवाड़? मेवाड़ के रास्ते में क्या क्या डिफिकल्टीज थी, ठीक है, दिमाग में फिट करते जाइए। इमॉर्टल पर्सनैलिटी फिर डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ मेवाड़, ये हमें ढूंढना है बाद में जाके। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द थॉर्नी ओकेजन? अब मान लीजिए आपको थॉर्नी ओकेजन का मतलब ही नहीं पता, तो आप इसको कैसे दिमाग में रख लेंगे कि थॉर्नी ओकेजन क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज मेवाड़ लकी? मेवाड़ लकी क्यों था? और अगला क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द मीनिंग? नहीं, हम ये क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, ये एक गंदा क्वेश्चन है जिसे हमें अभी इग्नोर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देयर इज़ अ वर्ड इन द पैसेज, ये हमें नहीं पढ़ना है। ये वर्ड मीनिंग वाले जो क्वेश्चन है ना, अभी इग्नोर करके चलना है। तो बच्चा इसके पहले वाला भी हमने इग्नोर कर दिया, और स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं जिनका आंसर आपको पैसेज से ढूंढकर ही बताना है। तो चलिए हम सबसे ऊपर अब पैसेज पढ़ने चले जाते हैं। हम उन क्वेश्चन के आंसर ढूंढेंगे पहले जो हमने पढ़ रखे हैं। चलिए हम फटाफट से पैसेज को रीड करके उसमें जो हमारे रिक्वायर्ड वर्ड्स हैं उन्हें ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर से मेरे साथ बोलिए हमें क्या क्या ढूंढना है? इमॉर्टल पर्सनैलिटी, डिफिकल्टीज इन द वे ऑफ मेवाड़ एंड थॉर्नी ओकेजन, और मेवाड़ वॉज लकी। तो पहला पैराग्राफ हमारा कहता है महाराणा प्रताप रूल्ड ओवर मेवाड़ ओनली फॉर 25 years. However, he accomplished so much grandeur during his regime that his glory surpassed the boundaries of countries and time, turning him into an immortal personality. देखिए पहला हमारा वर्ड आ गया, चौथी लाइन में ही हमको मिल गया इमॉर्टल पर्सनैलिटी। तो फर्स्ट आंसर तो हमें यहाँ से मिल जाएगा, डन। आगे हम पढ़ते हैं ही अलॉन्ग विद हिज किंगडम बिकेम अ सिनोनिम फॉर वैलर, सैक्रिफाइस एंड पेट्रियोटिज्म। ठीक है, मेवाड़ हैड बीन अ लीडिंग राजपूत किंगडम इवन बिफोर महाराणा प्रताप ऑक्यूपाइड द थ्रोन। तो वो कह रहे हैं कि मेवाड़ महाराणा प्रताप के आने से पहले भी लीडिंग राजपूत किंगडम था। Kings of Mewar, with the cooperation of their nobles and subjects, had established such traditions in the kingdom as augmented their magnificence despite the hurdles of having a smaller area under their command. Hurdles.
ठीक है बच्चा, हर्डल से आपको कुछ समझ आया? हमें दूसरे क्वेश्चन में उन्होंने डिफ़िकल्टीज़ के बारे में पूछा था, और हर्डल का मतलब भी होता है डिफ़िकल्टी, ठीक है, रुकावट। तो उनके किंगडम के रास्ते में कुछ रुकावट आ रही थी। क्या क्या रुकावट आ रही थी? हर्डल्स ऑफ हैविंग अ स्मॉल एरिया अंडर देयर कमांड एंड लेस पॉपुलेशन। याद रखिएगा कि उनके पास स्मॉल एरिया था और कम पॉपुलेशन थी। तो चलिए पहले 2 क्वेश्चन हम मार्क कर लेते हैं, उसके बाद हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो हम आ गए आंसर 1 के ऊपर, जहाँ पर हमसे उन्होंने पूछा था कि महाराणा प्रताप कैसे इमॉर्टल पर्सनैलिटी बन गए। तो हम ऑप्शंस देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है क्योंकि उन्होंने 25 साल मेवाड़ पर राज किया था। दूसरा कह रहा है ही एडेड अ लॉट ऑफ ग्रैंड्योर टू मेवाड़। ये वर्ड ग्रैंड्योर हमने पढ़ा था, इसका मीनिंग नहीं आता होगा बहुत सारे बच्चों को, इसलिए याद रह जाएगा क्योंकि ये डिफ़िकल्ट वर्ड है। और सी ऑप्शन कह रहा है ऑफ हिज वेलर सेक्रीफाइस एंड पेट्रियोटिज्म। ये भी आया था 5th लाइन में। तो ऑप्शन बी और सी वो ऑप्शन है जो हमने पढ़े थे। ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता रीज़न, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ बी एंड सी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए हम डिफ़िकल्टीज़ वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। डिफ़िकल्टीज़ के लिए ऑप्शन उन्होंने दिए हुए हैं लैक ऑफ कॉपरेशन ऑफ द नोबेलिटी। ये नहीं हो सकता क्योंकि वहीं पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि उनके कॉपरेशन से ही उनका जो किंगडम था वो आगे बढ़ा था। बी है एंशियंट ट्रेडिशंस ऑफ द किंगडम, इसकी तो हमने बात ही नहीं पढ़ी है। सी है इट स्मॉल एरिया एंड स्मॉल पॉपुलेशन। ऑब्वियसली हर्डल्स के बारे में बात की थी कि उनके किंगडम के हर्डल्स में क्या क्या था, उनको एरिया बहुत छोटा मिला था और स्मॉल पॉपुलेशन थी। तो ऑब्वियसली इसका ऑप्शन क्या होने वाला है? सी होने वाला है, ठीक है। सो लेस पॉपुलेशन तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देयर डिड कम अ फ्यू थॉर्नी ओकेजन। थॉर्नी ओकेजन से कुछ याद आया? हम इसे पढ़ लेते हैं पहले, फिर हम जाएंगे अगला क्वेश्चन आंसर करने। There did come a few thorny occasions when the flag of the kingdom seemed sliding down. Thorny occasion क्या था? जब किंगडम का फ्लैग नीचे आ गया था। Their flag once again heaved high in the sky thanks to the gallantry and brilliance of the people of मेवाड़। So हमारा थर्ड क्वेश्चन के ऑप्शन में उन्होंने दे के रखा है when the flag of मेवाड़ seemed to be lowered। ये तो हमने पढ़ा था कि उनका झंडा नीचे गया था। ऑब्वियसली इसका आंसर क्या होने वाला है? जब मेवाड़ का झंडा नीचे हो गया था किसी भी वजह से, तब वो उनके किंगडम के लिए थॉर्नी ओकेजन था। अब हम सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट कर लेते हैं। द डेस्टिनी ऑफ मेवाड़ वॉज गुड इन द सेंस दैट बेरिंग अ फ्यू किंग्स मोस्ट ऑफ द रूलर्स वर कॉम्पिटेंट एंड पैट्रियोटिक। डेस्टिनी ऑफ मेवाड़, डेस्टिनी ऑफ मेवाड़ से कुछ समझ आया? मेवाड़ लक्की क्यों था वो पूछ रहे हो। डेस्टिनी का मतलब भी किस्मत होता है। तो मेवाड़ की किस्मत ये थी कि उनके जो किंग्स हुए थे हमेशा से, उनमें से ज़्यादातर किंग कॉम्पिटेंट और पैट्रियोटिक थे, ठीक है। दिस ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ द किंगडम ऑलमोस्ट कंटिन्यूड फॉर 1500 ईयर्स सिंस इट्स एस्टेब्लिशमेंट राइट फ्रॉम द रीन ऑफ बप्पा रावल। तो उन्होंने बोला कि ये जो उनका ग्लोरियस ट्रेडिशन था कि सारे जो किंग थे वो पैट्रियोटिक भी थे और कॉम्पिटेंट भी थे, वो 1500 सालों तक चला। और शुरुआत कब से हुई थी? बप्पा रावल से, मतलब उनके जो पहले किंग थे वो बप्पा रावल थे। तो चलिए हम पहले अपना 4th वाला क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ये रहा हमारा 4th वाला क्वेश्चन, वाई वॉज मेवाड़ लकी। तो ऑप्शन क्या दे के रखे हैं? बिकॉज ऑल ऑफ इट्स रूलर्स वर कॉम्पिटेंट। बी ऑप्शन है बिकॉज मोस्ट ऑफ इट्स पीपल वर कॉम्पिटेंट। ऑब्वियसली पीपल की उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने कॉम्पिटेंट किसके होने की बात की है? रूलर्स के। हमें दिख रहा है कि सबसे सूटेबल जो आंसर है वो ए है क्योंकि सारे रूलर्स कॉम्पिटेंट थे। तो हम आ गए हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 7 पे, जिसमें उन्होंने फिलिंदा ब्लैंक पूछा है। पहला फिलिंदा ब्लैंक है, ब्लैंक इज द सैंपल ऑफ आवर ग्रेट एंशिएंट आर्किटेक्चर इवन टुडे। कोई चीज़ की बात कर रहे हैं और वो उनके आर्किटेक्चर का सैंपल है, ठीक है, कोई चीज़ की बात कर रहे हैं। दूसरा फिलिंदा ब्लैंक है, मेवाड़ इज़ ऑल्सो अ सीट ऑफ। मेवाड़ किसी चीज़ की सीट है। तो हम ढूंढेंगे आगे। नहीं समझ में आ रहा है कि सीट किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं तो समझने की ज़रूरत ही क्या है, हम ऐसे ही उसका आंसर ढूंढ लेंगे। फिर अगला 9th क्वेश्चन है, हु वॉज द अर्लीस्ट किंग ऑफ मेवाड़। अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले किंग कौन थे? तो इसका आंसर हमने पढ़ा था, बप्पा रावल, राइट। आपको याद होगा कि पैसेज में उन्होंने बोला था कि जो उनका ट्रेडिशन था कि उनके सारे राजा कॉम्पिटेंट और क्या थे, आई थिंक पैट्रियोटिक थे, वो ट्रेडिशन उनका 1500 सालों से चला आ रहा है। कब से? जब से बप्पा रावल आए थे। तो पहला किंग उन्होंने बप्पा रावल को ही मेंशन किया, तो हम इसका आंसर लिख देंगे बप्पा रावल के टाइम से। और लास्ट हमारा 10th क्वेश्चन है, व्हाट वाज राणा कुंभा इंक्लाइन टूवर्ड्स। राणा कुंभा कोई पर्सन दिख रहे हैं, वो किसकी तरफ झुके हुए थे? इंक्लाइंड थे, ठीक है। सो हम आ गए हैं। देखिए ये बप्पा रावल तक हमने पढ़ लिया था।
आगे बढ़ते हैं। इन फैक्ट ओनली 60 ईयर्स बिफोर महाराणा प्रताप, राणा सांगा ड्रॉ द किंगडम टू द पिनेकल ऑफ फेम। तो यहाँ पे राणा सांगा की बात हो रही है। आपको याद होगा कि हमें राणा कुंभा के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ड्रॉ द किंगडम टू द पिनेकल ऑफ फेम। His reputation went beyond Rajasthan and reached Delhi. 2 generations before him, राणा कुंभा had, ये आ गया हमारा वर्ड, हमें राणा कुंभा के बारे में पता करना था। तो राणा कुंभा had given a new stature to the kingdom through victories and development. ये स्टेटस होगा आई थिंक, वो मिसप्रिंट हो गया है। तो राणा कुंभा had given a new status to the kingdom through victories and developmental work. During his reign, literature and art also progressed extraordinarily. राणा हिमसेल्फ वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स राइटिंग एंड हिज वर्क्स। राणा कुंभा की बात की थी और इंक्लाइंड वर्ड आया था, ठीक है, कि राणा कुंभा किस चीज़ की तरफ झुके हुए थे। तो ये आंसर हो गया हमारा वो। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। राणा हिमसेल्फ वॉज इंक्लाइंड टूवर्ड्स राइटिंग एंड हिज वर्क्स आर रीड विद रेफरेंस इवन टुडे, ठीक है। तो ये हम उसके आंसर में लिख देंगे। एम्बियंस ऑफ हिज किंगडम वॉज कंडक्टिव टू द क्रिएशन ऑफ हाई क्वालिटी वर्क ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर. These accomplishments were the outcome of a long-standing tradition sustained by several generations. Third paragraph है, the life of the people of Mewar must have been peaceful and prosperous during the long span of time. Otherwise, such extraordinary accomplishment in these fields would not have been possible. This is reflected in their art and literature as well as their loving nature. They compensate for lack of admirable physique by their firm but pleasant nature. The ambience of Mewar remains lovely thanks to the cheerful and liberal character of its people. इसमें भी कुछ हमारे ढूंढने लायक है नहीं, तो हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ 4, one may observe astonishing pieces of workmanship not only in the forts and palaces of Mewar but also in public utility buildings. Ruins of many structures which are still standing tall in their grandeur are testimony to the fact that Mewar was not only the land of brave but also a seat of art and culture. सीट की बात कर रही है, ठीक है। सो ये सीट ऑफ आर्ट एंड कल्चर वाला तो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, तो हम फटाफट से नीचे जाके देख लेते हैं क्या क्वेश्चन था और उसका आंसर फिल कर देते हैं। ये हमारे लास्ट 4 क्वेश्चन बचे थे, जिसमें ये जो सैम्पल ऑफ आवर ग्रेट एंशिएंट आर्किटेक्चर ये अभी तक नहीं आया है। 8th वाला जो फिलअप है उसमें मेवार इज़ ऑल्सो अ सीट ऑफ पूछा गया है, तो ऑब्वियसली हम इसमें क्या लिखेंगे, आर्ट एंड कल्चर। अर्लीस्ट किंग वाला तो हम पहले ही आंसर कर चुके हैं। राणा कुंभा किस चीज़ की तरफ इंक्लाइंड थे, वो सेम मैंने 2 लाइन उठा के यहाँ पे लिख दी है, आप देख पा रहे होंगे। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर देना है, सैम्पल ऑफ ग्रेट एंशिएंट आर्किटेक्चर, और लास्ट में हम 2 वोकैबुलरी वाले क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। सो सीड ऑफ आर्ट एंड कल्चर तक हमने पढ़ लिया था, आगे पढ़ते हैं। एमिड्स अग्रेशन एंड ब्लडशेड लिटरेचर एंड आर्ट फ्लोरिश्ड एंड क्रिएटिव परस्यूट्स ऑफ लिटरेचर एंड आर्टिस्ट डिड नॉट सफर. इमेजिन हाउ ग्लोरियस द पीरियड मस्ट हैव बीन व्हेन द विजय स्तंभा विच इज द सैंपल ऑफ आवर ग्रेट एंशिएंट आर्किटेक्चर, सैंपल ऑफ ग्रेट एंशिएंट आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं। और किसके लिए बोला है उन्होंने ये चीज़, कि विजय स्तंभा था उनका सैंपल ऑफ ग्रेट एंशिएंट आर्किटेक्चर। तो इसके साथ हमें हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया है। हमने इसके आंसर में फिल कर दिया विजय स्तंभा। अब आपके सामने स्क्रीन पे वो 2 क्वेश्चन है जो वोकैबुलरी बेस्ड है और उन्हें हम ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं 5th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्रेज पिनेकल ऑफ फेम। पिनेकल ऑफ फेम मैंने कहीं ऊपर पढ़ा हुआ है, हम जाकर देखेंगे कि पिनेकल ऑफ फेम जिस सेंटेंस में यूज़ हुआ है वो सेंटेंस किस इमोशन का है, ठीक है। अच्छा इमोशन है, बुरा है, गुस्सा है, सैड है, क्या है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हम इसका फिर मीनिंग जज कर पाएंगे। मीनिंग भी देख लेते हैं एक बार, उन्होंने क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। पिनेकल ऑफ फेम के लिए वो कह रहे हैं नो फेम, बिल्कुल भी फेम ना हो। हाईएस्ट ग्लोरी मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो। नेगेटिव पॉपुलैरिटी और नन। 6th क्वेश्चन है, देयर इज़ अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स बिकमिंग वीकर इन स्ट्रेंथ। बिकमिंग वीकर इन स्ट्रेंथ मतलब ताकत में कमज़ोर हो जाना। और इसके वर्ड देख लेते हैं ताकि हम ऊपर जाएं तो हमारे नज़र में आए, तो हमें फटाफट से पता चल जाए। पहला वर्ड दे के रखा है ग्रैंड्योर, दूसरा है एक्मे, सी है वैनिंग और फिर डी है प्रॉक्सिमिटी।
सो ये हम आ गए सेकेंड पैराग्राफ के ऊपर, जहाँ मैंने पिनेकल ऑफ फेम वाला वर्ड देखा था। तो हम ढूंढ लेते हैं कहाँ है। आई गेस 1 2 3 4 5 6th लाइन में आपको दिख रहा है पिनेकल ऑफ फेम। तो पहले ये ना पैराग्राफ पढ़िए वापस से कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, तो आपको समझ आ जाएगा उसका मीनिंग क्या है। द डेस्टिनी ऑफ मेवाड़ वॉज गुड इन द सेंस दैट बेरिंग अ फ्यू किंग। ये तो हमने पढ़ा था कि मेवाड़ लकी था क्योंकि उसके पास जितने भी राजा आए थे सारे कॉम्पिटेंट थे, सक्षम थे और पैट्रियोटिक थे। फिर ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ किंगडम, ये जो ग्लोरियस ट्रेडिशन है 1500 सालों तक चला, जब से बप्पा रावल आए थे तब से। इनफैक्ट ओनली 60 ईयर्स बिफोर महाराणा प्रताप राणा सांगा ड्रॉ द किंगडम टू पिनेकल ऑफ फेम। महाराणा प्रताप से 60 साल पहले जो राणा सांगा आए थे उन्होंने किंगडम को पिनेकल ऑफ फेम तक ड्रॉ कर दिया, मतलब पहुंचा दिया। तो यहाँ पे सारी पॉजिटिव बातें हो रही हैं, अच्छी बातें हो रही हैं, तो ऑब्वियसली यही चीज़ हो रही होगी कि हाईएस्ट पॉपुलैरिटी तक पहुँचा दिया। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? सो देखिए हमारा आंसर बहुत हाईएस्ट पॉपुलैरिटी से मैच करना चाहिए। तो नो फेम तो 0 पॉपुलैरिटी हो जाएगा। हाईएस्ट ग्लोरी मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी आ गई थी, तो हमारा इसका ऑप्शन होगा बी। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि मैं कैसे ट्राई कर रही हूँ, आपको भी एग्जाम में वैसे ही ट्राई करना है। अब दूसरा वर्ड हमें ऐसा ढूंढना है जो ग्रेन्यर, एक्मे और वैनिंग और प्रॉक्सिमिटी में से एक हो और उस पैराग्राफ में उसका मतलब कमज़ोरी से निकल रहा हो। तो चलिए हम ढूंढते हैं। सो मैं पैराग्राफ 1 से देखना शुरू कर रही हूँ, मुझे ये चारों वर्ड देखने हैं। तो देखिए ग्रैंडियर तो सेकंड लाइन में ही आ गया है। अब यहाँ पे ग्लोरी की बात हो रही है, पॉपुलैरिटी की बात हो रही है कि बाउंड्री ऑफ कंट्रीज़ के बाहर तक गई थी। तो ग्रैंडियर जो है वो पॉजिटिव वर्ड है, वो अच्छी बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका मतलब वीकनेस तो नहीं हो सकता। दूसरा वर्ड ढूंढने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में ढूंढ रही हूँ मैं अब। सो मुझे यहाँ पे भी नहीं मिल रहा है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में देख लेते हैं। ओके, मुझे दूसरा वर्ड मिल गया। द साइकिल ऑफ टाइम डज नॉट रिमेन द सेम वेयर एज द रीजन ऑफ राणा सांगा वॉज क्रूशियल इन रेसिंग द किंगडम टू द एक्मे ऑफ ग्लोरी। एक्मे ऑफ ग्लोरी, ओके, उन्होंने बोला कि जो साइकिल है वो सेम नहीं रही, मतलब जो पहले पॉपुलैरिटी हो रही थी वो सेम नहीं रही। जो राणा सांगा थे उनके टाइम में क्रूशियल हो गया था किंगडम को आगे बढ़ाना और एक्मे ऑफ ग्लोरी तक लेके जाना। मतलब ये भी वो बोल रहे हैं कि आगे बढ़ा के ऊपर लेके जाना, ठीक है। तो इसका भी मतलब तो नहीं हो सकता वीक। आगे दूसरा वर्ड भी यहीं पे है। इट ऑल्सो प्रूव्ड टू बी हिज निमेसिस। हिस्ट्री टुक अ टर्न, द फॉर्च्यून ऑफ मेवाड़, द लैंड ऑफ द ब्रेव स्टार्टेड वैनिंग। यहाँ पे बात आ रही है, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में वो क्या कहना चाह रहे हैं कि जो पॉपुलैरिटी के पीक पे जाने की, जो पिनेकल ऑफ फेम पे जाने की जो साइकिल थी वो सेम नहीं रही। राणा सांगा के टाइम पे किंगडम को आगे बढ़ाना मुश्किल हो गया था और एक्मे ऑफ ग्लोरी तक ले जाना मुश्किल हो गया था। मतलब एक्मे का मतलब भी कुछ हो रहा है कि हाई ले जाना मुश्किल हो गया था, और इससे प्रूव हुआ कि ये उनकी निमेसिस थी। हिस्ट्री टुक अ टर्न, फिर हिस्ट्री ने एक मोड़ लिया। द फॉर्च्यून ऑफ मेवाड़, जो लक था मेवाड़ का। द लैंड ऑफ द ब्रेव, जो मेवाड़ लैंड ऑफ द ब्रेव थी उसका जो लक था वो स्टार्टेड वैनिंग, मतलब गिरना शुरू हो गया। और गिरना और वीक होना सेम वर्ड है, ठीक है। तो वैनिंग हमारा थोड़ा वीकनेस से मैच कर रहा है, तो हम देख लेंगे। आई होप ये हमारा शायद लास्ट ही वर्ड था, क्योंकि उसके बाद तो सब कुछ खत्म ही हो गया। तो ग्रैंडियर का मतलब तो पॉजिटिव था, एक्मे भी मतलब हाई, और वैनिंग हमारा है जो मैच हो रहा है वीक से, और प्रॉक्सिमिटी तो मुझे कहीं दिखा नहीं, तो मैं इसके ऑप्शन में वैनिंग लगा देती हूँ। आई होप आपने एंड तक मेरे साथ पैसेज सॉल्व किया होगा और देखा होगा कि मैं कैसे काम कर रही हूँ। तो आपको भी ऐसे ही अपने पैसेज को सॉल्व करना है। आई होप आप समझ गए होंगे और आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो फॉर्मेट है उसी के बेस पर मैंने 5 पैसेज डिज़ाइन कर दिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। वहाँ से जाके आप वो 5 पैसेज सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एक कॉन्फिडेंस तो आ जाएगा, आप समझ जाओगे कि आपको एग्ज़ाम में किस प्रोसेस को फॉलो करना है। नहीं आता है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आप परीक्षा बोर्ड में जो पैसेज दिए गए हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, वैसे ही बहुत लंबी हो गई है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।